नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा फास्टैग लेक्चर का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड नाम और सब्सिडी। एक ही बार में पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे नाबार्ड नाम्स के अंदर। मीन्स की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, सब्सिडी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब पूरा एक ही बार में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही रखी है, बाकी सारी चीज़ें हटा दी है। मतलब आपको शॉर्ट रिवीजन हम दे रहे हैं, कह सकते हैं हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, वन शॉर्ट रिवीजन। क्या वन शॉर्ट रिवीजन बोल सकते हो आप, वन शॉर्ट रिवीजन आपको यहाँ पे मिल रहा है नाबार्ड नाम और सब्सिडी का। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे नाबार्ड नाम्स की। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे फार्म मैकेनाइजेशन की। देखो, फार्म मैकेनाइजेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर फार्म मैकेनाइजेशन जो है, मतलब जो फार्म पावर है, जो हमारा फार्म पावर है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है 2.02 केवाट। ये याद रखना आप, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सब कुछ पढ़ाया हुआ है और वहाँ पर दिया हुआ भी है कि फार्म पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो 0.02 के वाट किलोवाट जो है अवेलेबिलिटी है। और 2022 तक 2030 तक बढ़ाकर इसको 4 किलोवाट करने का चल रहा है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि ये नाबार्ड नाम से, फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर दी हमने, इसके अंदर ह्यूमन लेबर ये सारा आता है जो हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाबार्ड नाम्स की। मीन्स नाबार्ड नाम्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई आप मान लो कोई गोदाम खोल रहे हैं या फिर आप कोई वेयर हाउस बना रहे हैं, तो यहाँ पे नाबार्ड के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि क्या कितना आपके पास एरिया होना चाहिए, किन चीज़ों से ये दूर होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। तो वही नाबार्ड नाम्स है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल, ठीक है, स्कीम फॉर सेटिंग अप रूरल गोदाम। ठीक है, गाँव में जो हमारे गोदाम बनते हैं, गोदाम है ना, जहाँ पर हम स्टोरेज भंडारण करते हैं, प्याज का करते हैं, गेहूं का करते हैं, सब चीज़ का करते हैं, ठीक है, हमारी कमोडिटी का। तो वो गोदाम जो अगर रूरल में, गांव में बना रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी क्या, डायमेंशन क्या है, कितना रखना है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। कि नाबार्ड के अकॉर्डिंग मान लो आपकी कैपेसिटी क्या है, मान लो 50 मिलियन टन है, 100 मिलियन टन है, 200 मिलियन टन है या 250 मिलियन टन तक है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है नाबार्ड ने, स्मॉल साइज गोदाम के कैटेगरी में रखा हुआ है। देखो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है एएफओ के अंदर और आरआरबी एसओ के अंदर, ठीक है, आरआरबी एसओ के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉल साइज गोडाउन मतलब क्या की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 मिलियन टन, 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 250 मिलियन टन जो कैटेगरी मतलब जो है कैपेसिटी, वो किस कैटेगरी में आता है, स्मॉल साइज गोदाम के अंदर। फिर अगर मान लो आपकी अगर कैपेसिटी मान लो 500 मिलियन टन या 1000 मिलियन टन या 2000 मिलियन टन है, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, स्मॉल साइज गोडाउन की कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन आया था कि 1000 मिलियन टन या 2000 मिलियन टन अगर आपकी कैपेसिटी है गोदाम की, तो वो किस कैटेगरी के अंदर है, स्मॉल साइज गोदाम की कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपकी कैपेसिटी 2000 मिलियन टन से ज़्यादा है, ठीक है, 2000 मिलियन टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी हो गई है, तो उसको किस कैटेगरी में रखना है, लार्ज साइज गोदाम की कैटेगरी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। क्लियर? यह भी बोला गया कि अगर आपकी कैपेसिटी मतलब कि अगर गोदाम की कैपेसिटी 1000 मिलियन टन से ज़्यादा है, ठीक है, जिस गोदाम की कैपेसिटी 1000 मिलियन टन से ज़्यादा है, उसको हम अपनी लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, किसकी, मतलब कि जो मान लो गांव में रूरल में आप गोदाम बना रहे हो, तो आपके पास जगह कितनी है, उस जगह के बेसिस पे आपके पास लैंड कितनी है, उसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हो, उसके कंपार्टमेंट बना सकते हो, टुकड़े बना सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि फॉर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1000 मिलियन टन एंड अबाउ, या 1000 मिलियन टन या उससे अबाउ अगर कैपेसिटी है गोदाम की, मे बी डिवाइडेड इनटू सुटेबल कंपार्टमेंट, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। आपके पास कितनी जमीन है, लैंड कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आप उस 1000 मिलियन टन का जो आपकी कैपेसिटी वाला जो गोदाम है उसको आप छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हो। फॉर द हाइट ऑफ रोड फेड गोदाम, रोड फेड गोदाम का मतलब क्या है, जो रोड साइड गोदाम होते हैं, रोड साइड जो गोदाम होते हैं, रोड फेड गोदाम होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट कितनी रखी जाती है, 5.6 मीटर,
5.6 मीटर जो है इनकी हाइट रखी जाती है। और आइडियल स्टॉक, ये तो 5.6 मीटर इसकी हाइट हो गई। आइडियल स्टैक साइज मतलब कि जो ढेर है, स्टैक का मतलब हो गया यहाँ पे ढेर, जो ढेर होता है, ठीक है, मान लो आपका जो गोदाम का जो ढेर होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो बोरे रखे जाते हैं और जो ढेर बन जाता है, उस आइडियल मतलब उस ढेर की साइज कितनी होनी चाहिए, आइडियल ढेर की साइज कितनी होनी चाहिए, तो 9.15 मीटर लंबा होना चाहिए वो ढेर, ठीक है। उसके बाद लिखा है 6.1 मीटर वो है चौड़ा होना चाहिए और 4.57 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है। कि जो रोड फेड गोदाम होता है उसकी जो साइज कितनी होती है 5.6, मतलब हाइट कितनी होती है 5.6 मीटर होनी चाहिए। और जो उसका जो स्टैक मतलब कि जो ढेर होता है उस ढेर की क्या डायमेंशन होना चाहिए, आइडियल डायमेंशन क्या है कि लंबाई लगभग 9.15 मीटर, 6.1 मीटर जो है विड्थ हो गया और 4.57 मीटर जो है उसकी क्या होती है, उसकी जो होती है हाइट रखी जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि गोदाम की कैपेसिटी और डायमेंशन क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया था अभी आरआरबी एसओ के अंदर, आरआरबी एसओ में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि आपका जो गोदाम है वो किन चीज़ों से दूर होना चाहिए, वो कहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम गोदाम, गोदाम मतलब गोदाम के लिए जो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम किससे, देखो एक तो हो गए वो ईंट के भट्टे, किल्स लिखा है, बोन क्रशिंग मिल जो 80 क्रशिंग जो होती है ना, हड्डियों को चूरा करने वाली मिल्स होती है वो, गार्बेज हो गया डंपिंग जहाँ पर कूड़ा कचरा डाला जाता है, ठीक है। सोल्टर हाउस हो गया जहाँ पर, सोल्टर हाउस मतलब जहाँ पर ये जैसे मान लो अपना चिकन वगैरह जो काटे जाते हैं मुर्गे वगैरह वो, ठीक है। टेनरीज एंड हाइट करिंग सेंटर्स हो गया, सच अदर प्लेसेस एंड ऑफ विच ऑफ डिलीटेरियस ऑफ द सेफ स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो फूड है उनको अच्छी तरीके से स्टोर करना है, सेफ रखना है, तो इन सारी चीज़ों से दूर बनाना चाहिए। कितनी दूर, तो 500 मीटर दूर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका स्टोरेज जो है, अगर जो है मतलब ईंट का भट्टा है या बोन क्रशिंग या गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा जहाँ डाला जाता है उससे कितनी दूर बनाना चाहिए, तो 500 मीटर दूर। फिर लिखा है डेयरीज एंड पोल्ट्री फार्म, डेयरी और अगर पोल्ट्री फार्म है तो उससे आपका गोदाम कितनी दूर होना चाहिए, तो 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। फिर लिखा है फैक्ट्रीज हो, अदर रिसोर्सेस हो गया जैसे फायर सच एस वर्कशॉप हो गया, हे स्टेक हो गया, टिम्बर स्टोरेज हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, उनसे लगभग 150 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पे दी हुई है कैटेगरी, नीचे देखो एक और दिया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो 3 मीटर अवे होना चाहिए, किससे, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री पोल्स, ट्री और पोल से दूर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपके गोदाम के आसपास झाड़ है या पेड़ फूल है, श्रब है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रोडेंट जो चूहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वो आपके गोदाम के जो अनाज है उसको खराब कर सकते हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए, अवॉइड द एक्सेस बाय रोडेंट, जो लॉसेस हैं, ठीक है, रोडेंट के द्वारा जो लॉसेस है उनको अपन अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पेड़ पौधों से या ट्री से अवे करते हैं, 3 मीटर तक लगभग दूर अगर रखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या नॉर्म्स दिए हैं, तो मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट। देखो दूध को गांव से ले जाया जाता है, जैसे मान लो अमूल है, सांची है, कई डेयरी जो है बड़ी बड़ी जो चल रही हैं डेयरी फार्म, ठीक है, डेयरियाँ चल रही हैं, वो क्या करती है अलग अलग गांवों से, रूरल एरिया से दूध को कलेक्ट करके ले जाती है। तो कलेक्ट करके जब ले जाया जाता है तो उसको टैंकर में ले जाया जाता है। वो टैंकर में क्या रखा जाता है, वो सारी चीज़ें रखी जाती है। चिलिंग टेम्परेचर जो उसका 4 डिग्री रखा जाता है ताकि दूध खराब ना हो, ठीक है। तो वो जो बल्क कूलिंग यूनिट की रेंज कितनी होनी चाहिए, लगभग 500 से लेके 10,000 लीटर तक की क्या होनी चाहिए, उसकी बल्क मिल्क की जो कैपेसिटी है कूलिंग यूनिट की इतनी होती है। फिर प्रोसेसिंग की बात करें, ऑपरेशन इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ मिल्क एंड चिलिंग, टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। और क्या मतलब जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, मतलब आपको डेयरी यूनिट लगाना है, कूलिंग बल्क कूलिंग यूनिट लगाना है, तो एरिया कितना होना चाहिए, 800 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए, सफिशिएंट है, ठीक है। इतने लीटर दूध और 4 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इतने लीटर दूध के लिए इतना जो एरिया है वो सफिशिएंट है। फिर हम बात करते हैं काउ रियरिंग की। काउ को अगर पालना है तो द एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इंडिया पर डे मिल्क, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया के अंदर पर डे मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, तो क्रॉस ब्रीड में देखो लगभग 7 kg पर लीटर पर डे, 7 kg पर लीटर पर डे जो है प्रोडक्टिविटी है। इंडिजीनियस की बात करो तो 2.36 kg पर लीटर पर डे कैपेसिटी है, मतलब की प्रोडक्टिविटी है। और बफेलो की बात करो तो 4.89 kg पर लीटर पर डे की कैपेसिटी है। तो ये पूछा जा सकता है,
ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो हमारी ब्रीड है या जो एनिमल है काऊ है, उनकी जो पर डे मिल्क की प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस ब्रीड की कितनी है, इंडिजिनस की कितनी और बफेलो की कितनी है, सारी दी हुई है। अब बात करते हैं गोट के ऊपर, बकरी के ऊपर, मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन गोट। तो गोट के अंदर कई वर्सेटाइल कैरेक्टर्स होते हैं और इसको क्या कहा जाता है, पुअर मैन काउ कहा जाता है। याद रखना, जो गोट है, बकरी है, उसको गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। और क्यों, क्योंकि ये ड्राईलैंड एरिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। जो ड्राईलैंड एरिया है वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पाला जाता है। ठीक है, गोट मीट यूजुअली लो फैट, गाय बकरी का जो मीट होता है, मांस होता है, उसमें वसा जो है कम मात्रा में पाई जाती है, वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और इसके मांस को चेवन कहते हैं। क्या कहा जाता है, चेवन कहा जाता है। गोट मीट प्रीफर टू द मटन, गोट का जो मीट है वो मटन के लिए जाना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड कैन बी अकोमोडेटेड 25 गेट। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर, वो भी सिंचित भूमि है, इरिगेटेड लैंड है आपके पास 1 हेक्टेयर, तो उसमें आप 25 बकरियों को पाल सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, इंटेंसिव सिस्टम मतलब क्या होता है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है सेमी इंटेंसिव, एक होता है ओपन। ओपन मतलब कि आपके पास बकरियों को बांधने के लिए जगह नहीं है अंदर घर में, आप खुले में उसको चराते हो और वहीं पर रखते हो। सेमी इंटेंसिव के मतलब है कि दिन में आप खुले में छोड़ देते हो और वो एरिया जो है फेंसिंग से बंधा हुआ रहता है, तार फेंसिंग रहता है, वहाँ पे खुला छुड़ा हुआ रहता है। और इंटेंसिव का मतलब है प्रॉपर आपके पास शेड है, स्ट्रक्चर है उनको रखने के लिए, बांधने के लिए। ठीक है, और वो जो शेड बनाया जाता है, गोट का जो शेड होता है, उसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट रखा जाता है, ईस्ट वेस्ट रखा जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रखा जाता है। सूर्य उगेगा और पूर्व से उगेगा और पश्चिम की तरफ जाएगा, तो सन रेज जो है डायरेक्ट वहां शेड के ऊपर आएगी, इसलिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसका शेड रखा जाता है। क्लियर है? आ जाओ फीडिंग की बात करते हैं। यहाँ पे फीडिंग की बात करते तो इसको नॉन लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस सभी प्रकार के चारे खिलाए जाते हैं। देखो, नॉन लेग्यूमिनस फोडर कैन बी फेड विथ लेग्यूमिनस फोडर। ठीक है, इसको लेग्यूमिनस फोडर भी खिलाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस फोडर क्या होते हैं, वो फोडर जिनमें लेग हीमोग्लोबिन गांठें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, हम क्रॉप में भी पढ़ते हैं। और नॉन लेग्यूमिनस में मतलब हमारा क्या हो गई, चारा वाली, ग्रास वाली फैमिली हो गई। इनको 1:1 रेशो के अंदर खिलाया जाता है, 1:1 रेशो के अंदर खिलाया जाता है, याद रखना। और बैलेंस डाइट फॉर स्टाल फेड गोट नॉर्मली कंटेन, जो बैलेंस डाइट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बैलेंस डाइट में हमने पढ़ा है कि राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए न्यूट्रिएंट का, उसके अंदर कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, कंसंट्रेट भी होना चाहिए, ड्राई फोडर भी होना चाहिए और ग्रीन फोडर भी होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर अच्छी मात्रा में है तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बकरी के अंदर क्या होना चाहिए, ये 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। कंसंट्रेट का मतलब जो दाना हम देते हैं, खली देते हैं, वो हो गया। ड्राई फोडर सूखा चारा हो गया, ग्रीन फोडर मतलब गीला चारा हो गया। ये तीनों जो है प्रोपोर्शन में हम देते हैं किसको, गोट को। ये नाबार्ड नाम बोल रहे हैं कितना देना चाहिए, 1:1 के रेशियो में देना चाहिए। क्लियर है? ये तो हो गई इसकी फीडिंग की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं मोरिंगा कल्टीवेशन। देखो, ये मोरिंगा कल्टीवेशन जो है बेस्ट माना जाता है किसके लिए, गोट फीड के लिए। ठीक है, बकरी को खिलाने के लिए जो मोरिंगा का जो पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं वो बेहतरीन मानी जाती है। और ये मल्टीपर्पज ट्री है, इसलिए इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं, मोरिंगा को मिरेकल ट्री भी कहते हैं। सॉरी, मल्टीपर्पज ट्री है मतलब इसको इंसान भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं, कई सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसलिए इसको मिरेकल ट्री कहते हैं। वन सच आइडियल फोडर ट्री रूमिनेंट फॉर रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब क्या होता है, वो जानवर, रूमिनेंट मतलब वो जानवर जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब समझ गए ना, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, जिनके अंदर जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होते हैं। रुमन होता है, इसोफेगिस होता है, अपना रूमिनेंट होता है, ठीक है, ओसोमस होता है। 4 कंपार्टमेंट उसके अंदर होते हैं। रूमेन सबसे बड़ा होता है और वो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है। क्लियर है? तो रूमिनेंट मतलब जो जुगाली करने वाले जानवर है, तो गोट अपना जो है जुगाली करता है। तो उनके लिए जो है मोरिंगा जो है ट्री जो है वो एक बेस्ट माना जाता है, आइडियल माना जाता है। बॉटनिकल नाम देखो, मोरिंगा ओलिफेरिया नाम है इसका। पॉपुलरली इसको ड्रमस्टिक ट्री कहा जाता है। किसके लिए, फॉर इट्स पॉड, जो इसका पॉड है, इसके पॉड के लिए, इसकी फली के लिए। पॉड मतलब क्या हो गया, फली, इसकी जो फली होती है, उसकी पॉड होती है, उसके लिए, उसकी वजह से इसको ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं। मतलब मोरिंगा की जो फली है, डायग्राम आप देखना गूगल पर सर्च करके, तो उसकी जो फली होती है उसी के कारण इसको ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है। ठीक है,
तो मल्टीपर्पज यूज होता है इसको। देखो ह्यूमन फूड हम भी खा सकते हैं इसको, लाइव स्टॉक फॉरेज में भी यूज करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। फिर ड्राई में भी यूज होता है, डाई मतलब कलर वगैरह में भी बनाने में यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, एंड फॉर इट्स वाइड एडोप्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो मल्टीपर्पज है ये, हम भी खा सकते हैं, जानवर भी खाते हैं, मेडिसिनल में भी यूज होता है, कलर बनाने में यूज होता है, इसलिए इसको मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, मोरिंगा को मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। बायोमास प्रोडक्शन की बात करें, कितना ये करता है मोरिंगा बायोमास प्रोडक्शन, आईएमपी है, बायोमास प्रोडक्शन कितना करता है एक साल में, एक हेक्टेयर में एक साल में 650 मिलियन टन बायोमास प्रोडक्शन ये करता है। ठीक है, याद रखना इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट मानी जाती है। कितनी? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये काफी अच्छा होता है, और ये 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो टॉलरेंट कर लेता है। ठीक है, कितना सह सकता है? 48 डिग्री तक टेम्परेचर ये सहन कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट फॉर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट इसके लिए सुटेबल होता है। सोइल की बात करो तो इसको एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक मतलब 7 से कम, लगभग 6 से लेकर 7 pH बेस्ट माना जाता है। स्लाइटली एसिडिक मतलब कि थोड़ा सा 7 से नीचे आप देख सकते हो। सोइल की बात करें तो वेल ड्रेन सैंडी या लोम सोइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। तो क्लाइमेट कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। सोइल इसमें कैसी चाहिए? लोमी सोइल चाहिए इसको, सैंडी लोमी सोइल चाहिए, और pH लगभग 7 से कम, मतलब 6 से 7 आप कह सकते हो। वैरायटी देखो, तब वैरायटी जो है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप की हुई वैरायटी है यहाँ पे, PKM1 और PKM2। याद रखना, वैरायटी पूछी जा सकती है। मोरिंगा की जो है वैरायटी निम्न में से कौन सी है? तो PKM1 और PKM2 आपको याद रखना है। मोरिंगा का प्रोपोगेशन की बात करते हैं कि कैसे इसको प्रोपोगेट करते हैं। तो मोरिंगा को प्रोपोगेट या तो आप बीज से, सीड से कीजिए या स्टेम कटिंग से कीजिए। तो याद रखना है, जो मोरिंगा ट्री है उसका जो प्रोपोगेशन है उसको या तो सीड से उगाया जाता है या फिर उसकी स्टेम कटिंग से उगाया जाता है। क्लियर है? सीड मस्ट बी शोन एट द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पर सीड को उगाया जाता है। मोरिंगा सीड जर्मिनेट 12 से लेके 15 दिन आफ्टर सीडिंग। जैसे ही आपने बोया 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पर, तो 12 से 15 दिन के बाद वो जर्मिनेट, अंकुरित हो जाता है मोरिंगा का सीड। सीड रिक्वायर्ड बात करो तो 40 kg पर हेक्टेयर इसकी क्या है? रिक्वायरमेंट है। याद रखना, सीड रेड मोरिंगा की 40 kg पर हेक्टेयर है। स्पेसिंग 30 × 30, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो जो इसकी स्पेसिंग है 30 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर रखी जाती है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो है 1,11,000 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाते हैं। सोइंग टाइम इसका जून जुलाई, मतलब खरीफ में इसकी सोइंग की जाती है जून और जुलाई में। और बात करते हैं मोरिंगा, मतलब कि अगर आपको गोट को खिलाना है तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन किसके साथ आप रेशो में दे सकते हो? देखो, मोरिंगा, मेज और कॉमन साल्ट, जो हमारा नमक है, मक्का है और मोरिंगा है, इन तीनों का रेशियो अगर हम उसको देते हैं मिलाकर तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है गोट के लिए। गोट की जो हमारी उसकी जो इल्ड, मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। क्या रेशियो? 80 आप मोरिंगा रखो, 19 आप क्या रखो? मक्का, और 1 जो रखो आप क्या? कॉमन साल्ट। अगर केजी में देखोगे तो 80 kg मोरिंगा, 19 kg मक्का और 1 kg कॉमन साल्ट अगर हम मिलाकर देते हैं तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड सुटेबल कंपोजिशन इन एक्सपेरिमेंटल गोट। क्लियर है? तो बेस्ट माना जाता है। द इम्पैक्ट इवोल्यूशन स्टडी कंडक्टेड एट द फील्ड इंडिकेटेड एट द रिडक्शन ऑफ फीड कॉस्ट ऑफ 25%। तो जब हम इस तरीके से कंपोजिशन यूज करते हैं 80 मोरिंगा, 19 मक्का और 1 कॉमन साल्ट, तो 25% तक जो कॉस्ट है हमारी उसको खिलाने की जो हमारा खर्चा आता है वो 25% तक कम हो जाता है। और साथ में 20% तक जो है उसका डेमोन्स्ट्रेटिंग सुटेबिलिटी मोरिंगा एज एनिमल फीड, 20% तक क्या होगा? इल्ड जो है बढ़ जाती है, मिल्क की इल्ड 20% तक बढ़ जाती है जब हम क्या करते हैं? मोरिंगा को एज ए फीड यूज करते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री रेयरिंग में। पोल्ट्री रेयरिंग में आप अगर करते हो नॉर्मल सिचुएशन में नंबर ऑफ बर्ड्स कितने रख सकते हो? 20,000 बर्ड्स, जिसके 2 बैच बना सकते हो 10-10 हज़ार के, 10,000 का एक और 10,000 के 2 बैच बन जाएंगे। और यहाँ पे देखना डीप लिटर सिस्टम में
अगर डीप लिटर सिस्टम आप यूज कर रहे हो, मैंने पढ़ा है एनिमल हस्बेंड्री में कि जो डीप लिटर सिस्टम होता है उसमें आपको पर स्क्वायर फीट एक बर्ड के लिए कितना स्पेस चाहिए, तो याद रखना 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड, एक पक्षी के लिए 1 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए डीप लिटर सिस्टम में। ठीक है, फिर लेयर शेड है। ठीक है, अगर लेयर शेड है तो उसमें कितना फ्लोर स्पेस चाहिए, तो 0.85 स्क्वायर फीट पर बर्ड, एक पक्षी के लिए 0.85 स्क्वायर फीट चाहिए। अगर लेयर वाला शेड है तो कितना फ्लोर स्पेस चाहिए, तो 0.85 चाहिए। कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। बात करते हैं फिशरी की। फिशरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिशरी से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाबार्ड टर्म्स में। तो फिशरी की बात करें तो देखो, फिशरी स्पीसीज इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन फिश कल्चर, जो कंपोजिट फिश कल्चर है उसमें कौन कौन सी जो है फिशरी इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी मछलियां इन्वॉल्व है कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर। तो देखो यहाँ पे इंडियन मेजर कार्प भी है और आपको एक्सोटिक जो विदेशी है, ठीक है, फॉरेन कार्प है वो भी है, यूज होती है कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर। इंडियन कार्प में देखो कटला है, रोहू है, मृगल है। कटला है, रोहू है, मृगल है। कटला जो है जू प्लांकेटन फीडर है, जो प्लांटेकन फीडर है, जू प्लांकेटन फीडर और फाइटोप्लांकेटन फीडर और डेट्रीवोरियस। देखो जू प्लांटेकन फीडर क्या हो गया, जू प्लांटेकन मतलब कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे या तो प्लांट पे या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं। याद रखना, ये जो प्लांकेटन जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इसमें जो फिश, इसकी जो फीडिंग हैबिट है, फीडिंग जोन है, वो सरफेस फीडर है, ये सरफेस के ऊपर ही फीडिंग करते हैं। याद रखना, कटला जो है फीडिंग हैबिट क्या है, जो प्लांकेटन फीडर है मतलब हेट्रोफिटिक है, और फीडिंग जोन बात करो तो सरफेस पे। रोहू बात करो फाइटोप्लांकेटन है, ये ऑटोट्रोफिक होता है, खुद अपना खाना बनाते हैं, और ये कॉलम फीडर में आते हैं। कॉलम फीडर मतलब बीच में अपनी फीडिंग करते हैं। मृगल की अगर बात करें, मृगल जो है डेट्रीवोरियस होते हैं। डेट्रीवोरियस का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट के और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डेड ऑर्गन मतलब डिकम्पोज्ड, मतलब जैसे प्लांट सूख गया, सड़ गया, जैसे कोई एनिमल है, कोई जो हमारा पक्षी है या जो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है उसको ये फीड करते हैं, इसलिए इसको डेट्रीवोरियस कहा जाता है। और ये बॉटम फीडर होते हैं, सबसे नीचे की तरफ, मतलब अगर हम बात करें ये इक्वेटिक के अंदर, पानी के अंदर, तो ये सबसे बॉटम में है, फीडिंग करते हैं। बॉटम में फीडिंग करने का रीजन ही क्या है, क्योंकि जो प्लांट के और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनके डेड ऑर्गन होते हैं, जो डिकम्पोज्ड हो गए, वो तो नीचे ही मिलेंगे। तो ये मृगल जो है नीचे की तरफ फीडिंग करती है, बॉटम में, इसको डेट्रीवोरियस भी कहा जाता है। एक्सोटिक की बात करें तो एक्सोटिक में सिल्वर कार्प जो है फाइटोप्लांकेटन फीडर होती है, सरफेस पर फीडिंग करती है। क्या होता है बता चुके हैं। फिर बात करो ग्रास कार्प जो है हर्बीवोरस होती है, मतलब कि प्लांट जो होते हैं उनको करती है, सरफेस, कॉलम और मार्जिनल एरिया तीनों जगह ये काम क्या करती है, अपनी फीडिंग करती है। कॉमन कार्प जो है डेट्रीवोरियस होती है, बॉटम में फीडिंग करती है। तो आपको सीधा समझ जाना है, जो बॉटम में फीडिंग कर रहा है मतलब वो डेट्रीवोरियस है, मतलब कि जो एनिमल या जो प्लांट के जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है उनको फीडिंग करती है, उनको खाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लाइमिंग की। लाइमिंग क्या काम करता है, लाइमिंग जो है क्या करता है, ये पीएच को डिजायरर जो पीएच होता है हमारा, उस पीएच को सही लेवल पर लाने का काम करता है। हम लाइम यूज करते हैं। अगर हम सोइल की बात करें तो हम क्या करते हैं, सोइल के रिक्लेमेशन के लिए, सोइल के सुधार के लिए लाइम का यूज करते हैं, ताकि लाइम क्या करता है, वो पीएच को मेंटेन कर देता है, डिजायर लेवल पर ले आता है, ठीक है, जितना उसको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो जो सोइल टैंक विच आर एसिडिक इन नेचर आर लेस प्रोडक्टिव दैट एल्कलाइन पॉन्ड्स। याद रखना कि जो यहाँ पे अगर फिश की कंडीशन में बात करें, ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें फिश की, तो अगर एसिडिक नेचर होगा, अगर आपका तालाब है, अगर वो एसिडिक नेचर का है तो वो कम प्रोडक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्कलाइन पॉट्स। मान लो आपने टैंक बनाया, उस टैंक के अंदर आपका जो वाटर है, जो पानी है, वो अगर एसिडिक नेचर का है, एक टैंक बनाया और जिसमें एल्कलाइन नेचर का है, तो एल्कलाइन नेचर में आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू एसिडिक। लाइम क्या काम करता है, वही पीएच लेवल को डिजायर लेवल पर लाने का काम करता है। नॉर्मल डोज ऑफ लाइम डिजायर रेंज कितनी होती है, 200 से 250 kg पर हेक्टेयर, मतलब कि नॉर्मल रेंज कितनी है लाइम की, 200 से 250 हेक्टेयर। लेकिन ये तो नॉर्मल रेंज हो गई, लेकिन हमें पीएच के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। मान लो हमारा पीएच कितना है, सोइल का पीएच कितना है, सोइल के पीएच के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना उसमें लाइम देना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सोइल पीएच के अकॉर्डिंग कितना देना है। अगर 4.5 से 5 अगर सोइल पीएच है तो 2000 kg पर हेक्टेयर लाइम की रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, अगर 5 से लेके 6.5 तो 1000 kg लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, 6.6 से लेके 7.5 है तो 500 kg लाइम पर हेक्टेयर लाइम की रिक्वायर्ड होती है। 7.5 से लेके 8.5 ले लो, यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ हम पहुँच गए कहाँ पर, एल्कलाइन नेचर में, एल्कलाइन में, तो देखो यहाँ पे कम रिक्वायरमेंट होगा, 200 चाहिए, और अगर 8.5 से 9.5 पहुँच गए तो रिक्वायर ही नहीं है। तो याद रखना, देखो यहाँ पे अगर देखो ये pH कम था, एसिडिक था, तो बहुत ज़्यादा लाइम की जरूरत पड़ रही थी, और ये देखो बहुत ज़्यादा क्या है, क्षारीय है, एल्कलाइन है, तो यहाँ पे हमें लाइम की जरूरत ही नहीं है। तो जो एल्कलाइन नेचर होता है उसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू एसिडिक। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग क्या होता है, देखो स्टॉकिंग में करते क्या है, हम जो फिंगरलिंग्स होती हैं, है ना, फिंगरलिंग्स होती हैं, मतलब जो छोटी छोटी मछलियां हैं जो फिंगर लेग्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, पॉन्ड के अंदर छोड़ते हैं, डालते हैं। तो पॉन्ड विल बी रेडी फॉर स्टॉकिंग आफ्टर 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो स्टॉकिंग के पहले हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्यूरिंग, फर्टिलाइजिंग करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, यूरिया देते हैं, उसके अंदर हम अमोनियम सल्फेट देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, ट्रिपल सुपर फास्फेट देते हैं। फर्टिलाइजर देने के 15 दिन के बाद, फर्टिलाइजर देने के 15 दिन के बाद हम क्या करते हैं, स्टॉकिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो स्टॉकिंग में हम क्या करते हैं, फिश फिंगरलिंग 15 से 100 ग्राम साइज की, सॉरी 50 से 100 ग्राम साइज की जो फिंगरलिंग है वो लगभग कितनी, 5000 फिंगरलिंग्स हम 1 हेक्टेयर के अंदर स्टॉकिंग करते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर डालते हैं। ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया अगर है, 1 हेक्टेयर का आपका पॉन्ड है, तो उसमें 50 से 100 ग्राम साइज की जो फिंगरलिंग है वो कितनी डालेंगे, 5000 पर हेक्टेयर, 5000 नंबर्स या 5000 फिंगरलिंग्स डालेंगे पर हेक्टेयर। ठीक है, फर्टिलाइजर के 15 दिन के बाद स्टॉकिंग के लिए तैयार हो जाता है, और 50 से 100 ग्राम साइज की हम लगभग 5000 फिंगरलिंग उसमें डालते हैं। प्रेजेंट मॉडल क्या बोलता है, स्टॉकिंग ऑफ एडवांस फिंगरलिंग एंड रेयरिंग ऑफ 10 से 12 मंथ। तो 10 से 12 मंथ की जो एडवांस फिंगरलिंग है उनको हम यूज करते हैं स्टॉकिंग के लिए। प्रेजेंट मॉडल बोलता है, वर्तमान का जो मॉडल ये बोलता है। पोस्ट स्टॉकिंग क्या होता है, पोस्ट स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि देखो जो हमारा पॉन्ड होता है या जो हमारा तालाब होता है, तालाब में जो है मछलियों को नेचुरली क्या मिलता है, खाना मिलता है, भोजन मिलता है, नेचुरली मिलता है। लेकिन जो नेचुरली भोजन उनको मिलता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम जब ऊपर से उसको खाना देते हैं उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। जब हम उनको अलग से खाना देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे कि मान लो हम सुबह शाम खाना खाते हैं, ये हमारा जीवन निर्वाह है, लेकिन अगर हमें क्या करना है, कोई और एक्टिविटी करना है, दिन में कोई 4 घंटे काम करना है, तो हमें अलग से क्या चाहिए, बूस्टर डोज चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, अलग से कुछ एप्पल खाएंगे, केला खाएंगे, एनर्जी जूस लेंगे, एनर्जी बूस्टर लेंगे, उसी तरीके से। तो यहाँ पे पॉन्ड के लिखा है, फिशेस नीड मच मोर फूड देन व्हाट इज अवेलेबल नेचुरली इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर उनको नेचुरली अवेलेबल है, बट वो उनके लिए सफिशिएंटली, इसलिए हम और क्या देते हैं, उसको और ज्यादा देते हैं। तो फिश कैन बी फीड विद द मिक्सचर ऑफ राइस ब्रान एंड ऑयल केक। तो क्या देते हैं हम उनको फीड में, राइस ब्रान और ऑयल केक को देते हैं, इसका मिक्सचर बना के देते हैं। रेशियो कितना रखते हैं, तो 4 इसमें राइस ब्रान और 1 ऑयल केक, तो 4:1 के रेशियो में राइस ब्रान और ऑयल केक दिया जाता है। ठीक है, एडिशनली सप्लीमेंट्री खाना किसको, फिश को। कितना रिकमेंड फीडिंग होनी चाहिए, मतलब कितना देना चाहिए। तो मान लो अगर उसका बॉडी वेट 500 ग्राम की लिखा है, अगर 500 ग्राम की साइज है फिश की, तो उसकी बॉडी वेट का 5 से 6% देना चाहिए, क्या, खाना भोजन। कितना, उसकी बॉडी वेट का 5 से 6%। और अगर मान लो 500 से 1000 अगर उसकी साइज हो गई तो कम करके 3.5% देना चाहिए उसकी बॉडी वेट का। ठीक है, अब मैन्यूरिंग की बात करें तो मैन्यूरिंग क्या है, 1000 kg पर हेक्टेयर हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पर। ठीक, याद रखना मैन्यूरिंग कितनी दे सकते हैं, तो 1000 kg पर हेक्टेयर दे सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पर, क्या, मैन्यूरिंग। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग डन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जो हमारा फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं है जब से उन्होंने स्टार्ट किया फिंगरलिंग, 1 ईयर कंप्लीट होने पर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं व्हेन द फिश, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब उसकी जो वेट है वो 800 ग्राम से लेकर 1 किलो 25 ग्राम, 1 किलो 25 ग्राम का हो जाए, 800 ग्राम से लेकर 1.25 kg का हो जाए, तब हमें हार्वेस्ट करना चाहिए विथ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 to 5 टन पर हेक्टेयर। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट आपने किया, अच्छे से देखभाल की, सब कुछ अच्छे से दिया, खाना अच्छे से दिया, भोजन अच्छे से दिया मछलियों को, तो आप 1 हेक्टेयर में 4 से 5 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं। कितना, 1 हेक्टेयर में मछलियों का प्रोडक्शन कितना ले सकते हैं, 4 से 5 टन
ले सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फास्ट तक लेक्चर है, कंटिन्यू बोलना है, कंटिन्यू पढ़ाना है। आपका क्या काम है बच्चों? बीच में प्लीज मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बट कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, आपके सामने बोले जा रहा हूं, आपके लिए फास्ट तक लेक्चर लेके आ रहा हूं। तो प्लीज बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो कल्चर ऑफ व्हाइट लेग्ड श्रिम्प, जो कल्चर है व्हाइट लेग श्रिम्प का, वो उसमें देखना है। इसका नाम देखो पहले क्या है, लिटोपिनियस वेन्नामाई। लिटोपिनियस वेन्नामाई श्रिम्प का जो है व्हाइट लेग श्रिम्प है, मतलब कि जो सफेद टांगों वाली जो मछली है, झींगा है, उसको क्या कहा जाता है? लिपोटेनियस वेन्नामाई कहा जाता है। तो लिपोटेनियस वेन्नामाई का जो नेटिव है वो कहां पर है? मैक्सिको, पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एज फार एज साउथ एज पेरू। इसका कहां पर है नेटिव? या तो आप बोल लो पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिमो में है, या फिर सेंट्रल या साउथ अमेरिका, या बोल सकते हो साउथ एज पेरू में इसका नेटिव है। मेनली फाउंड ऑन मड बॉटम। मड बॉटम का मतलब होता है कि जो कीचड़ होता है, बोल सकते हो, है ना, नीचे में, उसमें वो लगभग 75 मीटर डेप्थ के अंदर तक पाई जाती है। आप ऊपर से देखोगे तो लगभग 75 मीटर डेप्थ में ये मिलता है। इट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट लेग श्रिम्प। इसको सफेद टांगों वाली झींगा या फिर मैक्सिमम मैक्सिकन व्हाइट श्रिम्प या मैक्सिकन सफेद झींगा कहा जाता है। ये ग्रेइश व्हाइट कलर का होती है। झींगा जो है, श्रिम्प जो है, ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है। मैक्सिमम वेट ऑफ द फीमेल का वेट ज्यादा होता है, 120 ग्राम का होता है, और जो मेल है वो स्मॉल होता है, वो 60 से 80 ग्राम का ही होता है। ठीक है, अब ये कहां पर रहता है? तो कॉलम या प्रीफर क्ले लोम सॉइल। क्ले लोम सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। क्ले लोम सॉइल में ये रहना पसंद करती है। फॉर ये बात करें, लिपोटेनियस वेन्नामाई इज ए ग्रोथ 30 डिग्री सेल्सियस पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, मच हायर देन 25 डिग्री। मतलब कि 25 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे कहीं ज्यादा ये 30 डिग्री सेल्सियस पर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, एज कंपेयर टू 25 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा ये 30 डिग्री पर अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर फॉर द स्पीसीज बिटवीन 30 एंड 34 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्टिमम क्या हो गया? 30 से 34 डिग्री पर इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है, बेस्ट माना जाता है। ठीक है, 20 डिग्री ग्रोथ है, 20 डिग्री अगर मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये क्या हो जाती है? इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए 30 इसका बेस्ट है, 25 थोड़ा कम बेस्ट है, 20 पे आ गए तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। पीएच रेंज 7 से 9 ये टॉलरेट कर लेता है। ऑप्टिमम पीएच कितना चाहिए? व्हाइट लेग श्रिम्प के लिए 8 चाहिए। कितना चाहिए? 8 पीएच इसके लिए ऑप्टिमम है। ठीक है, द श्रिम्प अटेन द साइज 20 ग्राम विद इन ए पीरियड ऑफ 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन में ये 20 ग्राम की हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉकिंग डेंसिटी। स्टॉकिंग डेंसिटी के बेस पर स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी है उसके आधार पर ये 110 से 120 दिन में 20 ग्राम की हो जाती है। अब फिश कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं। फिश कोल्ड स्टोरेज, वंस फिश, देखो क्या होता है फिश कोल्ड स्टोरेज? मतलब कि जैसे कि मान लो फ्रिज में, अब अगर हम बात करें फ्रिज की, फ्रिज के अंदर हम कोई चीज रखते हैं, टेम्परेचर कम कर देते तो जमने लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे हम फ्रोजन मटर की बात करते हैं, फ्रोजन मटर के पी दाने, जैसे मान लो ऑफ सीजन में भी हम क्या करते हैं, मटर की सब्जी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रोजन मटर होता है। फ्रोजन मटर मतलब क्या हो गया कि उसको ऐसे मिनिमम टेम्परेचर पर, माइनस टेम्परेचर पर रखा गया, उसको प्रिजर्व किया गया ताकि वो लंबे समय तक उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। सेम प्रोसीजर मछलियों में होती है। फिश कोल्ड स्टोरेज मतलब कि जो फ्रोजन है, एक बार अगर मछली जो है फ्रोजन हो गई, फ्रोजन मतलब कि अगर वो जम गई बोल सकते हैं, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या उसके बिलो टेम्परेचर पर, जिससे उसकी लाइफ टू मेंटेन द लॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड इंश्योर क्वालिटी, जिससे उसकी जो लाइफ है वो लंबे समय तक चल सके और क्वालिटी मेंटेन रह सके। तो जो फ्रोजन है, वंस द फिश इज फ्रोजन, जैसे ही फिश फ्रोजन में चली जाती है, जम जाती है, तो उसको -23 डिग्री या उससे भी कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ लंबी हो जाए, वो ज़्यादा समय तक जिए, ऐसा बोल सकते हैं, और उसकी क्वालिटी बनी रहे। जैसे कि मटर, हम फ्रोजन मटर खाते हैं। फिश आर देयर फॉर नॉर्मली स्टोर, इसलिए जो इसको नॉर्मली -18 से -29 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जिससे कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम फ्यू वीक्स टू द ऑलमोस्ट 1 ईयर, जो
2-4 सप्ताह में से ही जिनकी लाइफ जो होती है 2-4 सप्ताह ही होती है, तो 2-4 सप्ताह से लेके 1 ईयर तक उसकी लाइफ हो जाती है अगर उसको हम -18 से -29 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। क्लियर है? द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन रिकमेंडेड एज स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री -18 डिग्री फॉर लीन फिश सच एज कॉड एंड हैडॉक एंड -24 डिग्री फॉर फैटी स्पीसीज सच एज हेरिंग एंड मैकरल। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है रेफ्रिजरेशन वो रिकमेंड करता है -18 डिग्री पर कौन सी स्पीसीज, लीन फिश हो गया एज कॉड एंड हैडॉक, और -24 पर फैटी स्पीसीज होती है जैसे कि हमारा हो गया हेरिंग और मैकरल। कैपेसिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज नॉर्मली कितना, 1000 मिलियन टन से लेके या फिर 10,000 मिलियन टन, 1000 या 10,000 के बीच में हम कैपेसिटी रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की फिश के लिए। अब फिश फार्मिंग इन वेटलैंड, ठीक है, नम भूमि है या गीली जगह है, जो नमी वाली जो जगह है वहां पर आप फिश फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर कंपोजिट फिश कल्चर इन पॉन्ड ऑफ वेट, देखो वेटलैंड है, ठीक है, नमी वाली भूमि है, तो वहां पे कैसे आप कर सकते हो फिश कल्चर। तो कल्चर ऑफ IMC का मतलब क्या है, इंडियन मेजर कार्प, इंडियन मेजर कार्प, IMC मतलब इंडियन मेजर कार्प, और इंडियन मेजर कार्प में कौन कौन सी आती है, रोहू, कटला और मृगल। और एक्सोटिक की बात करो तो एक्सोटिक में कॉमन कार्प, सिल्वर और ग्रास कार्प आती है, वो सूटेबल होती है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी फिश है या मछली है जो वेटलैंड में भी अच्छे से उसकी फार्मिंग की जा सकती है, तो इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रोहू, कटला, मृगल, या एक्सोटिक में कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प या ग्रास कार्प ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर कल्चर ऑफ इंडियन मेजर कार्प एंड एक्सोटिक कार्प आर अंडर, मतलब क्या अगर उसमें मैक्सिमम वाटर क्वालिटी, मतलब क्या उनके पैरामीटर होना चाहिए। देखो टेम्परेचर मतलब जो वाटर की क्वालिटी, मतलब वाटर के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, तो उसका टेम्परेचर लगभग 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं कि किस टाइप के वाटर में वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। डिजोल्व ऑक्सीजन 5 से लेके 7 ppm होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन डिजोल्व ऑक्सीजन। विजिबिलिटी मतलब दृश्यता जो है पानी के अंदर जो विजिबिलिटी है वो 40 सेंटीमीटर। कलर जो है लाइट ग्रीन से ब्राउन होना चाहिए। पीएच 7 से लेके 7.5 होना चाहिए। सेलिनिटी 0 से 5 ppt होना चाहिए, ppt का मतलब पार्ट्स पर 1000। और टोटल एल्कलिनिटी 50 से 100 ppm होना चाहिए। और अमोनिया नॉट मोर देन 0.1 ppm, 1.1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमोनिया। ये वाटर की क्वालिटी है जहां पर हमें फिश को वेटलैंड में कल्चर करना है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विथ डेयरी, मतलब अब हम जो डेयरी करते हैं, डेयरी के साथ हम कैसे फिश की फार्मिंग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरी फास्ट ग्रोइंग एंड कंपिटेबल स्पीसीज ऑफ इंडियन मेजर कार्प, मतलब कि हम फिश के साथ, डेयरी के साथ फिश कल्चर भी कर सकते हैं, डेयरी के साथ हम मछली पालन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट होती है इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कटला और मृगल। और एक्सोटिक में वही कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। कि अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं, उसके साथ अगर हमें क्या करना है, मछली पालन करना है, तो उसमें इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कटला और मृगल। और एक्सोटिक में आप ले लो कॉमन कार्प, सिल्वर और ग्रास कार्प, ये बेस्ट होती है। काउ डंग जो होता है और जो यूरिन होता है, ठीक है, जो हम डेयरी चला रहे हैं, तो डेयरी में हमें क्या मिलेगा, गोबर और मूत्र पशुओं का। तो काउ डंग और जो यूरिन होता है वो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर फिशेस, मछलियों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जैसे कटला और सिल्वर कार्प। याद रखना ये दो नाम, कि जो गाय का गोबर होता है और उनका जो मूत्र होता है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, किसके लिए, या तो कटला के लिए, सिल्वर कार्प, इन दोनों के लिए बेस्ट होता है। फिर पीएच की बात करो तो पीएच में 6.5 से 7.5 होना चाहिए। फिर सोइल पीएच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड, सोइल का पीएच सीधी सी बात है पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मैंने बोला है कि अगर एसिडिक नेचर है तो वहां पर प्रोडक्शन कम होगा, और अगर क्या है, एल्कलाइन नेचर है, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जो पॉन्ड का जो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है पीएच कम है मतलब एसिडिक है, प्रोडक्शन कम होगा। पीएच ज्यादा है, एल्कलाइन है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये लिखा है एसिडिक सोइल आर लेस प्रोडक्टिव देन एल्कलाइन, एसिडिक सोइल जो है लेस प्रोडक्टिव होती है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विथ पोल्ट्री, अब मुर्गियों के साथ फिश का पालन। हमने जो एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि ये हमारा मान लो तालाब है, तो तालाब में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ऊपर, ठीक है, ये घर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुर्गियों को रखते हैं, ठीक है, और नीचे हमारी मछलियाँ रहती है, नीचे हमारी मछलियाँ रहती है। तो यहाँ पे जो भी इसकी जो क्या होती है, इसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटा होता है पोल्ट्री का, वो इनके फीड के काम आता है, मछलियों के फीड के काम आता है।
ठीक है, इनके फीड के काम आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पोल्ट्री के साथ भी कर सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन विलेज। पोल्ट्री हम जनरली देखते हैं गांव में मुर्गियां अक्सर पाली जाती है। इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फार्मिंग विथ विच कल्चर इज सुटेबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल प्रैक्टिस वेयर द पोल्ट्री ड्रॉपिंग, ये देखा, पोल्ट्री ड्रॉपिंग इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर इन फिश पॉन्ड। तो पोल्ट्री ड्रॉपिंग जो होती है वो यूज होता है एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर, किसके लिए? फिश के लिए। विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फूड फॉर फिश, जिससे हमें फिश का जो है नेचुरल प्रोडक्शन मिलता है। पोल्ट्री लीटर कंटेन 1.6% नाइट्रोजन। पोल्ट्री का जो लीटर होता है उसमें 1.6% नाइट्रोजन होता है, याद रखना AMP है। ठीक है, 1.5% फास्फोरस, 0.9% पोटेशियम होता है, 2.4% क्या होता है? कैल्शियम होता है। हमने पढ़ा है पोल्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर क्या होता है? कैल्शियम। तो देखो 2.4% होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस और उसके बाद पोटेशियम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोल्ट्री के अंदर कौन सा मैन्योर, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, pH ऑफ सॉइल शुड बी द रेंज। pH रेंज वही 6.5 से 7.5, सब में यही है। ये तो वही बात हो गई, प्रोडक्टिविटी pH अफेक्ट करता है, एसिडिक में कम होता है और प्रोडक्शन एल्कलाइन में ज़्यादा होता है। स्पिरुलिना कल्टीवेशन, स्पिरुलिना कल्टीवेशन, इसका क्वेश्चन IBPS FO में पूछा हुआ है। ठीक है, अभी तो नहीं पर पिछले 4-5 साल पहले का जो IBPS में पूछा है। स्पिरुलिना क्या होता है? एक फिलामेंटस ब्रूग्लिन एल्गी होता है। ठीक है, नीली हरी शैवाल होता है। फाइंड वर्ल्ड वाइड यूज एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट इन डाइट ऑफ malnourished चिल्ड्रन एंड एज ए मेडिसिन इन थेरेपेटिक प्रिपरेशन। तो जो स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना ये जो है बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए जो हम बोल सकते हैं क्या, जो न्यूट्रिशन तैयार किया जाता है उसमें यूज होता है, और फिर मेडिसिन बनाने के लिए, दवाई बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और ये क्या है? एक तरह की नीली हरी शैवाल है। आइडियल टेम्परेचर इसकी ग्रोथ के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, स्पिरुलिना के लिए ग्रोथ के लिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर सूटेबल होता है। ये जो है सर्वाइव कर जाता है किसमें? 22 से 38 डिग्री टेम्परेचर भी। अगर 22 डिग्री हुआ या 38 डिग्री हुआ, मतलब मिनिमम 30 से मिनिमम कितना? अगर 30 से कम 22 भी हो गया तो सर्वाइव कर लेगा, और 35 से 38 भी होगा तो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन होगा क्या? इसका जो प्रोटीन है और उसका कलर है वो अफेक्ट होगा। देखो इसके लिए अच्छा टेम्परेचर क्या है? 30 से 35 पे ये अच्छे से ग्रो करती है स्पिरुलिना। लेकिन अगर pH कम हुआ, 22 हो गया, या pH बढ़ के 38 हो गया, तो ये सर्वाइव तो कर जाएगी, लेकिन इसका जो प्रोटीन हो गया और इसका जो कलर होता है ना, वो अफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने से। ब्लीचिंग ऑफ कल्चर टेक प्लेस में द टेम्परेचर आर अबाउ, वही बोला ब्लीचिंग मतलब कि उसका जो कलर है वो अफेक्ट होता है। ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं अगर 20 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो गया। 22 पे तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन 22 से भी कम, 20 से भी कम हो गया तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द pH वैल्यू शुड बी मेंटेन, 7 से 9 इसकी pH वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए। फिर टिलापिया कल्चर, टिलापिया स्पीसीज है फिश की। तो टिलापिया हैज बीन कंसिडर एज ए फूड फिश, इसको फूड फिश ऑफ द 21st सेंचुरी, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच वन इज कंसिडर एज ए फूड फिश ऑफ 21st सेंचुरी, किसको 21वीं सदी की फूड फिश, खाद्य मछली कहा गया है? तो टिलापिया को कहा गया है। इसको एक्वेटिक चिकन भी कहा गया है, याद रखना इसको एक्वेटिक चिकन भी कहा गया है। अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इंडिकेट दैट ग्लोबल टिलापिया प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 7.3 मिलियन टन बाय 2030। तो ये हमारी जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने बताया कि 2030 तक इसका जो प्रोडक्शन है 7.3 मिलियन पहुंच सकता है। हाई डिजीज रेजिस्टेंसिबिलिटी, तो टिलापिया इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम ये बीमार होती है, समझ लीजिए। और ये इसको सेलाइन वाटर में भी कल्चर किया जा सकता है, जिसकी सैलिनिटी 12 से 15 ppm या ppt पार्ट्स पर 1000 होती है। फूड प्रोसेसिंग पे आ जाओ। फूड प्रोसेसिंग में फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैन, फ्रूट एंड पल्प और वेजिटेबल। कैन में क्या? फ्रूट, पल्प और वेजिटेबल। हम क्या करते हैं? डिब्बा बंदी करते हैं, डिब्बे के अंदर आप अचार लाते हो घर पे, तो वो भी कैंड अचार ही होता है ना। वेजिटेबल वाला अचार भी आपने देखा होगा, आपने किसान जेम देखा होगा, ये सब क्या है? डिब्बा बंदी वाला ही प्रोडक्ट है। तो सील्ड कैन बी स्टरलाइज बाय द हीट ट्रीटमेंट, जो बंद की हुई जो कैन होती है उसको स्टरलाइज करते हैं हीट ट्रीटमेंट से, गर्म किया जाता है बोतल को अच्छी तरीके से ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, फिर मटेरियल डाला जाता है, फिर सील पैक कर दिया जाता है, पूरी प्रोसेस है नीचे अंडर द हाई प्रेशर पर। ठीक है,
देखो, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव स्टरलाइजेशन वेरीज विद द पीएच, द प्रोडक्ट ऑफ जनरली हाई देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस या 101 डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा है जेम जेली में, तो उस पर इसको स्टरलाइज किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टरलाइज किया जाता है, पास्चुराइज किया जाता है, जिसके अंदर इसमें जो भी कीटाणु होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हालांकि यहाँ नहीं भी पढ़ते तो चलता है, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। देखो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, पहले वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको कटिंग करते हैं। भाई जैसे मान लो आप क्या लाए, आम लाए, आम को आप धोओगे, धोने के बाद उसको काटोगे, काटोने के बाद उसका पल्प निकालोगे, पल्प निकालने के बाद उसको फिलिंग करोगे। ठीक है, फिलिंग करने के बाद क्या करोगे, डबल सीमिंग करोगे, एग्जॉस्टिंग करोगे, प्रोसेसिंग या रिस्टोरिंग करोगे, कूलिंग करोगे, बाद में स्टोर कर लोगे। ये पूरी प्रोसेस होती है किसकी, फ्रूट है, पल्प एंड वेजिटेबल की। पिकल की बात करें, अचार की, तो अचार जो है वो क्या है, फर्मेंट करके बनाया हुआ है, क्या है, प्रिजर्वेशन है। ठीक है, पिकल इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन। पिकल क्या है, पिकल अपने आप में एक प्रोसेस है, एक प्रिजर्व, फर्मेंटेशन के द्वारा प्रिजर्व किया हुआ एक मटेरियल है। फ्रूट और वेजिटेबल दोनों से बनता है, जिसमें 5 से 10% सॉल्ट सॉल्यूशन डाला जाता है। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों से बनता है और 5 से 10% सॉल्ट डाला जाता है। उसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। साल्ट ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, किसकी, जो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, सॉल्ट क्या करता है, उनको बढ़ने से रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। यो लैक्टिक एसिड अलाउ टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू ग्रो, और लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है उनको अलाउ करता है ग्रो होने के लिए। मतलब दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल होते हैं और एक बेनिफिशियल होते हैं। तो ये साल्ट क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को रोक देता है, और लैक्टिक एसिड वाले जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो होने देता है। तो नेचुरल शुगर जो होती है, जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है और वेजिटेबल के अंदर, नेचुरल शुगर जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर होती है, वो लैक्टिक एसिड उसको कन्वर्ट कर देता है, साल्ट उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर जो नेचुरल शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, ये हम यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। स्क्वैश की बात करते हैं, ये भी है स्वीटेंड जूस ऑफ फ्रूट। फ्रूट का ये भी क्या होता है, एक मीठा पेय पदार्थ होता है। ठीक है, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ पल्प, इसमें मतलब जो फ्रूट होता है, फ्रूट का जो पल्प होता है वो कम ही रहता है, बट जनरली इसमें क्या होता है, फ्रूट का जूस है लेकिन पल्प इसमें कम ही होता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो स्क्वैश है उसमें 25% क्या होनी चाहिए, फ्रूट जूस होना चाहिए। 25% ऑफ फ्रूट जूस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, स्क्वैश शुड बी कंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ फ्रूट जूस। तो जो भी आपने बनाया है स्क्वैश, उसमें 25% फ्रूट जूस होना चाहिए, मतलब पल्प उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, डाइल्यूशन अगर हम करते हैं बाय ड्रिंकिंग तो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए वाटर के साथ। मतलब अगर 1 स्क्वैश है तो 3 पानी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 25% फ्रूट जूस बोल दिया है ना। 25% बोला मतलब 1/4 बोला, तो 1 स्क्वैश हो गया और 4 या आप बोल सकते हो 3 क्या हो गया यहाँ पे, पानी। तो 1:3 के रेशियो में इसके ड्रिंकिंग की जाती है। अब प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की बात करें, सिट्रस कल्टीवेशन। सिट्रस कल्टीवेशन अगर प्रोडक्शन लाइफ की बात, प्रोडक्टिव लाइफ की बात करें, सिट्रस की प्रोडक्टिव लाइफ जो होती है 15 से 20 साल होती है। याद रखना, सिट्रस की जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है वो 15 से 20 साल होती है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रेस और स्टेट, यहाँ पे राज्य की बात हो रही है और कई सारी वेराइटियाज है जो आपको पढ़ना है। जैसे स्वीट ऑरेंज की बात करें तो कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन सी वेराइटी है। ठीक है, ऐसे सारे दिया हुआ है यहाँ पे आपका। सेकेंड आपका दिया है मैंड्रिन, कहाँ पर होता है, कौन कौन सी वेराइटी है, ये आपको याद करना है। एसिड लाइम कहाँ पर होता है, कौन कौन सी वेराइटी है। ग्रेप फ्रूट कहाँ पर, कौन कौन सी वेराइटी है। लेमन कहाँ पे होता है, कौन कौन सी वेराइटी है, ये सारा यहाँ पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आपने हॉर्टिकल्चर में ये कंप्लीट किया होगा। प्लांट डेंसिटी की बात करें, कितना प्लांट डेंसिटी है, तो मैंड्रिन की बात करो, मैंड्रिन का नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा। और नॉर्मल स्पेसिंग 6 मीटर स्क्वायर की रखी जाती है। प्लांट पॉपुलेशन 277 प्लांट पर हेक्टेयर। स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस 5x5 भी रखते हैं, 5.5x5 भी रखते हैं। प्लांट पॉपुलेशन 400 और 330। अगर 5x5 रखोगे तो 400 प्लांट आ जाएंगे पर हेक्टेयर, और 5.5x5 रखोगे तो 330 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाएंगे। लाइम या लेमन की बात करो तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया बोल सकते हो, सिट्रस लेमन बोल सकते हो। स्पेसिंग 6x6 भी रख जाती है, 5x5। और पॉपुलेशन आप देख सकते हो, अगर 6x6 रखते हैं 277 और 5x5 रखते हैं तो 400। ठीक है, एंड इन लाइट सोइल स्पेसिंग 4.5 से 4.5। लाइट सोइल है तो 4.5 से 4.5 रख सकते हो, 5 से 5 रखते हो तो प्लांट पॉपुलेशन और कम हो जाएगी।
ठीक है, ये सारी चीज़ आप हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ वेरियस सिट्रस, अब देखो मैंड्रिन है, उसको हम 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सिट्रस को या मैंड्रिन को हम 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 85 से 90% होनी चाहिए। और पीएच कितना 4 से 8 वीक तक, मतलब जो मैंड्रिन है उसको हम कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं, लगभग 4 से 8 सप्ताह तक, 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बट 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 से 90 होना चाहिए। स्वीट ऑरेंज की बात करो तो इसको 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेम वही 85 से 90, और यहाँ पे भी टाइम भी वही है, बस पीएच थोड़ा सा बढ़ गया है। फिर हम बात कर रहे हैं लेमन की, लाइन की, तो इसको 6 से 8 वीक तक, 9 से 10, यहाँ पे देखो टेम्परेचर और बढ़ गया, 9 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 80 से 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 6 से 8 वीक तक, सप्ताह तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है सिट्रस के अंदर, जो आप शायद उधर हॉर्टिकल्चर में नहीं पढ़ते हैं। कोकोनट की बात करते हैं, कोकस न्यूसीफेरा नाम है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एग्रियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया में, एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोकोनट से जो पेय पदार्थ बनाया जाता है उसका नाम है नीरा, याद रखना है, क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। कोकोनट जो नीरा पेय पदार्थ है, नीरा जो है एक क्या है, एक पेय पदार्थ है, ये बनाया जाता है किस फ्रूट से, तो कोकोनट से बनता है, याद रखना, ठीक है। एक पार्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट कोपरा एंड कोकोनट, कोपरा एंड कोकोनट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसके क्या यूज़ है, देखो इनका क्या यूज़ है, एक तो ये सोप में भी, हेयर ऑयल में भी, कॉस्मेटिक में, सब में यूज़ होता है, इसीलिए तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड मैक्सिमम यील्ड के लिए 27 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरेनल वेरिएशन की बात करो, अगर रात का टेम्परेचर की बात करो तो 6 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस इसका रखा जाता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। मेजर जो है इसमें ऑयल टाइप एंड सपोर्ट कंपोनेंट इंडिया, लेटराइट एलुवियल सॉइल, रेड लॉम सॉइल, कॉस्टली सैंडी और रिक्लाइन सॉइल जो है पीएच रेंजिंग कितना चाहिए, 5 से 8 चाहिए, पीएच याद रखो 5 से 8 होना चाहिए। कोकोनट पाम थ्राइव्स वेल अंडर द इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल, एनुअल मतलब कोकोनट जो है अच्छा ग्रो करता है अगर एनुअल रेनफॉल कितनी हो, 1000 mm से 3000 mm, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनियन स्टोरेज, ठीक है, थोड़ा सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनियन स्टोरेज पर, ठीक है, आप लोग भी पानी पी लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओनियन स्टोरेज पर। देखो ओनियन का जो बल्ब होता है ना, ओनियन के बल्ब को जनरली स्टोर किया जाता है मई से नवंबर में। कब? मई से नवंबर में स्टोर इसको किया जाता है, और लगभग 6 महीने तक स्टोर इसको कर सकते हैं। ओनियन जो है ना बहुत ही ज़्यादा, अभी आप देखोगे महाराष्ट्र रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, ओनियन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया जाता है। लेकिन ओनियन के साथ प्रॉब्लम क्या है, ओनियन के साथ प्रॉब्लम है स्टोरेज की। किसान जो है, फार्मर है, उसको स्टोर नहीं कर पाता है। एक तो उसको चाहिए क्या, स्पेस अच्छी खासी, फिर उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए कि उसको चारों तरफ से एक तो क्या मिलनी चाहिए, लाइट और हवा, कमरा पैक भी होना चाहिए, उसको हवा भी मिलना चाहिए, लाइट भी मिलना चाहिए, ताकि वो रोटन ना हो, सड़े नहीं। तो इसको देखना, मई से नवंबर में स्टोर करके 6 महीने तक स्टोर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसमें क्या 50 से 90% तक क्या होता है, स्टोरेज लॉस होता है। ओनियन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओनियन के अंदर जो स्टोरेज लॉस है वो 50 से 90% तक होता है। रिकॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन द जीनोटाइप एंड स्टोरेज कंडीशन, और ये डिपेंड किस पे करता है, जीनोटाइप पर और स्टोरेज कंडीशन पर। टोटल स्टोरेज लॉसेस कंप्राइज द फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। देखो कैसे कैसे, मॉइस्चर लॉस एंड श्रिंकेज, मतलब सिकुड़ेगा। 30 से 40% जो है प्याज अगर आपने रखा है तो 6 महीने के अंदर वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा मतलब कि सीधी सी बात है, उसका वेट लॉस होगा, वेट कम होगा, सिकुड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, नमी की कमी भी होगी। फिर रोटन 20 से 30% जो है सड़ जाता है, 20 से 30% जो है सड़ जाता है। और फिर बात करते हैं स्प्राउटिंग, 20 से 40% में उसमें क्या हो जाती है, स्प्राउटिंग हो जाती है, उसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है, वो उगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखो श्रिंकेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्प्राउटिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप काट के जो मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन अगर रोटन हो गया, सड़ गया, तो सड़ गया तो वहां पे कुछ नहीं होगा, ये शुद्ध लॉस है 20 से 30%, ठीक है, ये शुद्ध लॉस हो जाएगा 20 से 30%। लेकिन यहाँ पे एक चीज है,
यहाँ पे आप स्प्राउटिंग हो गया तो स्प्राउटिंग को काट के बेचोगे, लेकिन आपको अच्छा खासा मार्केट नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑनियन का लॉस 50 से 90% तक होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ वेट कैन बी मिनिमाइज। अब फिजियोलॉजिकल लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? बाय हार्वेस्टिंग एट राइट टाइम, सही टाइम पर हार्वेस्टिंग करके, प्रॉपर कैरिंग एन ऑनियन बल्ब, मतलब जो ऑनियन बल्ब है उसकी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखभाल, सब्सिक्वेंट स्टोरेज एट डिजायर्ड टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर पर उसका स्टोरेज, और ह्यूमिडिटी कंडीशन अच्छी खासी होनी चाहिए। देखो अब स्टोरेज की कहानी बड़ी अजीब है। इफेक्टिव लॉन्ग स्टोरेज ऑफ ऑनियन पैरामीटर एसेंशियल टू बी लुक्ड आफ्टर द बल्ब साइज, चॉइस ऑफ कल्टीवार्स। अब देखो लंबे समय तक अगर स्टोर करना है आपको तो बल्ब की साइज भी मैटर करती है, आपने जो वेराइटी सिलेक्ट की है ओनियन की वो भी मैटर करती है, आपकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो भी मैटर करती है, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग भी मैटर करता है, टाइम ऑफ सोइंग मैटर करता है, फील्ड प्रिपरेशन आपकी मैटर करती है, रिमूवल ऑफ टॉप्स, ड्राइंग आपका मैटर करता है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज सब मैटर करता है। स्टोरेज के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 65 से 70% तक होनी चाहिए, विद द टेम्परेचर रेंजिंग 25 से 30%। तो आप जो है स्टोरेज लॉस को कम कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 65 से 70% और टेम्परेचर 25 से 30% होना चाहिए। और देखिए क्या दिया है, द ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर शुड बी ओरिएंटेड इन द नॉर्थ साउथ। जो ओनियन का आपका जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, और लेंथ फेसिंग होना चाहिए ईस्ट वेस्ट। लेंथ जो है ईस्ट वेस्ट में होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा रखने का रीज़न क्या होता है? ऐसा रखने का रीज़न होता है, और नीचे से जो इसका बेस है, बेस से वो लगभग थोड़ा सा उठा होना चाहिए, नीचे जालीदार होना चाहिए ताकि नीचे से उसको हवा लग सके, ऊपर से हवा लग सके, साइड से हवा लग सके, वेंटिलेशन अच्छा खासा होना चाहिए, अंदर लाइट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें रोटन ना हो, सड़े नहीं, कई सारी चीज़ें। अब स्ट्रक्चर, अब हमारे घर, मेरे घर पे खुद पे स्टोरेज जो है प्याज लगाया जाता है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से स्टोरेज करना रहता है, क्या क्या चीज़ हम करते हैं घर के अंदर। ठीक है, और लिखा है बॉटम साइड वेंटिलेशन। और क्या बोला है? स्टोरेज ओनियन विल बी राइज परफोरेटेड प्लेटफॉर्म। मतलब देखो ये 0.60 मीटर क्या होना चाहिए? ये जैसे मान लो ये बेस है तो ये उठा हुआ होना चाहिए कितना? 0.6 मीटर, और नीचे जो आपका ये बेस है ना ये जालीदार होना चाहिए ताकि नीचे से हवा लग सके प्याज को। ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और साइड से वेंटिलेशन होना चाहिए। देख बॉटम भी लिखा है ना, नीचे से भी वेंटिलेशन होना चाहिए और साइड से भी वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, 60 सेंटीमीटर विद साइड ओपनिंग। लिखा है क्या कि जो ग्राउंड क्लियर है वो 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। लिखा 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अप टू 80% हाइट ऑफ द स्टोरेज अंडर द वेंटिलेशन स्टोरेज शुड बी रेंज ऑफ 90 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। जो साइड वेंटिलेशन है स्टोरेज के वो 90 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर 25 मिलियन टन अगर आपका स्टोरेज साइज देख रहे हो, ऑनियन स्टोरेज आर, तो उसको देखो कितनी होनी चाहिए। अगर 25 मिलियन टन आपको स्टोर करना है तो स्टोरेज की साइज कितनी होनी चाहिए? 4.5 मीटर गुणित 6 मीटर। ये आपकी क्या होनी चाहिए? साइज होनी चाहिए। आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर की साइज होनी चाहिए अगर आपको 25 मिलियन टन स्टोरेज करना है तो। विड्थ ऑफ द स्टोरेज में बी रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड एम्बिएंट कंडीशन। तो जो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो लोकल कंडीशन के बेसिस पे। लेंथ जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, फार्मर अपने हिसाब से देख सकता है, फार्मर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑनियन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑनियन जो है ट्रेंडिंग वो इशू है, ट्रेंडिंग इशू है ना। मार्केट में बहुत ज़्यादा इशूज चलते हैं प्याज के, कभी रेट 150 तक पहुँच जाते हैं, कभी रेट 1 रुपये 2 रुपये हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कीवी कल्टीवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया इसका जो है ओरिजिन है। ठीक है, इतना ही याद रखो। और इसको 700 से 800 चिलिंग आवर्स पर रखा, हावर्स पर ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर रिमेन बिलो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। विंटर सीजन में 700 से 800 घंटे इसको चिलिंग आवर्स में रखते हैं और टेम्परेचर 7 डिग्री रखा जाता है। 800 से 1500 mm अबाउ मीन सी लेवल पर प्लांट को उगाया जाता है, और रेनफॉल रेंजिंग इसमें 130 से 210 मतलब 1300 से लेके 2100 मिलीमीटर जो है पर ईयर इसकी जो रेनफॉल है वहाँ पर एक बेस्ट ग्रो करता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ग्रेडेड इसका वेट ऑफ फ्रूट का क्या होना चाहिए। ए ग्रेड का अगर फ्रूट है तो 700 ग्राम से ज़्यादा वजन होना चाहिए, बी ग्रेड का है तो 50 से 70 ग्राम वेट होना चाहिए, सी ग्रेड का है तो लेस देन 50 ग्राम वेट होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेड है तो 70 ग्राम से ज़्यादा वजन होना चाहिए, बी है तो 50 से 70 ग्राम होना चाहिए, सी ग्रेड है तो 50 ग्राम से कम होना चाहिए। यूज ऑफ सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी यूटिलाइज इन टू है, सोलर एनर्जी है दो तरीके से, या बोल सकते हैं इसको वाटर रिसोर्सेस बोल सकते हो, वाटर रिसोर्सेज उसी के अंदर सोलर एनर्जी आती है। तो सोलर थर्मल आप यूज के रूप में यूज करते हो, और सोलर फोटोवोल्टिक। जो सोलर एनर्जी हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो सोलर थर्मल के रूप में, एक सोलर फोटोवोल्टिक के रूप में। सोलर थर्मल में टेक्नोलॉजी वेयर द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूज टू ऑपरेट, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, इट यूज टू ऑपरेट डिवाइस, जहाँ पे हम डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, पावर जनरेशन। यहाँ पे जब हम इसको यूज करते हैं तो वो किसमें आता है, सोलर थर्मल में। और सोलर फोटोवोल्टिक का मतलब है यहाँ पे हम सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, पंपिंग, कम्युनिकेशन और रेफ्रिजरेशन को चला सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर जनरेशन या वाटर प्यूरिफाइंग, ड्राइंग करने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है वो सोलर एनर्जी कौन सी है, तो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी से। और लिफ्टिंग के लिए, पंपिंग के लिए या रेफ्रिजरेशन के लिए यूज करते हैं तो सोलर फोटोवोल्टिक यूज करते हैं, एसपीवी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एसपीवी है। देखो उसके लिए डिस्चार्ज रेट, एसपीवी की बात करें तो डिस्चार्ज रेट सोलर पंप का कितना होना चाहिए, जो एरिया है, द डिस्चार्ज ऑफ सोलर पंप विद अरे एरिया 2 to 4 मीटर वेरीज फ्रॉम 6 to 8 लीटर पर सेकेंड, 6 to 8, ठीक है, पर सेकेंड एट दी हेड ऑफ 15 से 150 मीटर। डिस्चार्ज रेट ऑफ सोलर पंप, जो सोलर पंप है उसका डिस्चार्ज रेट 2 से 5 मीटर एरिया वेरी करेगा फ्रॉम 6 से 8 लीटर पर सेकेंड एट दी हेड ऑफ 15 से 50 मीटर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुड बी इरीगेटेड, और कितना इरीगेशन कर सकता है, 1.5 से लेकर 4 हेक्टेयर लैंड को इरीगेट कर सकता है, हैविंग मॉडरेट इरीगेशन, हैविंग क्रॉप हैविंग मॉडरेट इरीगेशन। अगर उसको मॉडरेट इरीगेशन चाहिए तो आप लगभग 1.5 से लेके 4 हेक्टेयर एरिया इरीगेट कर सकते हो। अगर आप 2 to 4 mm एरिया वेरी कर रहा है, 6 से 8 लीटर पर सेकेंड उसका डिस्चार्ज रेट है, और उसका जो हेड है वो 15 से 50 मीटर का है, ठीक है। तो टाइप ऑफ देख लो यहाँ पे, स्ट्रक्चर, बेनिफिटिंग एरियाज। तो डगवेल अगर है क्या, सोलर फोटोवोल्टिक तो 1 हेक्टेयर, बोरवेल विथ सोलर फोटोवोल्टिक तो 1.6 हेक्टेयर, और सेलो ट्यूबवेल है तो यहाँ पे अगर सोलर फोटोवोल्टिक आप यूज कर रहे हो तो 2 हेक्टेयर एरिया आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आप याद रखना। अब यहाँ बात करते हैं हाईटेक एग्रीकल्चर। हाईटेक एग्रीकल्चर क्या होता है, हाईटेक एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि स्मॉल एरिया में, कम जगह में अच्छी खेती करना, सटीक खेती करना, जिससे आप प्रोडक्शन ज्यादा ले सको, इसको हाईटेक बोलते हैं। हाईटेक का मतलब ही क्या है, कम जगह में, कम जगह में। ये अब ग्रीन हाउस की बात कर ले, ग्रीन हाउस क्या है, एक कम जगह में आपने बहुत अच्छी खेती की, शानदार खेती की, उसको हमने हाईटेक बोल दिया। तो हाईटेक इज वन ऑफ मेथड प्रिसीजन फार्मिंग ऑन द स्मॉल स्केल वेयर द प्लांट प्रोटेक्शन एंड फर्टिगेशन आर अप्लाइड एट द रूट जोन। जहां पर प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जो हम कीड़े मकोड़े ना लगे, अच्छी तरीके से उसको बचा सके। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी दे दे, पानी भी दे दे अच्छी तरीके से, कहां पर, रूट जोन में दे सके। प्लांट आर ग्रोन इन प्रिसाइज कंडीशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर द यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ यील्ड, ठीक है। वहां पे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पूरा एनवायरमेंट कंट्रोल्ड कंडीशन में रहता हो और हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलती हो, उसको हम हाईटेक एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस। 2 अप्रोचेस है यहाँ पे देख लो, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस सिस्टम या ओपन एयर सिस्टम, 2 तरह के अप्रोच होते हैं। इंडिया के अंदर ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती 1980 में। RRBSO में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बच्चों, मेरे अल्लाह, RRBSO में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इंडिया में कब शुरू हुई थी, 1980 में शुरू हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट एंड फीचर्स की बेस्ड ऑन हाईटेक एग्रीकल्चर सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन नहीं रखा, क्यों नहीं रखा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, सब सारा सिस्टम, वाटर पंपिंग वगैरह सब वहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो और वहाँ पे पढ़ाया भी गया है, ठीक है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आर द मेड, किससे बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट, टाइट और चीप और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, पॉलीथीन से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर रखते हैं वो 5 साल तक चलता है, मतलब जो पॉलीथीन वगैरह है अल्ट्रावायलेट की बनी हुई होती है, PVC पाइप की होती है, जिससे वो 5 साल तक आराम से चल जाती है। और देखो ये लिखा है कि जो सीट होती है वो 1501 माइक्रो थिक प्लास्टिक सीट से बनती हो, जिसकी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है 5 साल तक रहती है। बी कीपिंग की बात कर लेते हैं, हनी बी की। कौन सी क्रॉप जो है बी कीपिंग के लिए सुटेबल होती है, देखो वेजिटेबल में कोरिएंडर, कुकुम्बर, कॉलीफ्लावर, कैरट, मेलन और ओनियन, पंपकिन, रेडिश और टर्निप। ये जो है वेजिटेबल में ये क्रॉप बेस्ट होती है किसके लिए, हनी के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए। ऑयल सीड की बात करो तो सनफ्लावर, मस्टर्ड, नाइजर, रेपसीड, फॉरेस्ट सीड क्रॉप, फॉरेस्ट की बात करो तो लुसन क्रॉप। दिस क्रॉप आर सप्लाई नेक्टर टू द बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इन एडिक्वेट क्वांटिटी।
तो ये जो क्रॉप है ये क्या करती है, बेस्ट नेक्टर प्रोवाइड करती है हनी प्रोडक्शन के लिए। तो ये याद रखना कौन कौन सी क्रॉप है जो बेस्ट होती है हनी प्रोडक्शन के लिए। और इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड ड्यू टू पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन होता है, मधुमक्खियां जहां वहां पॉलिनेशन का काम करती है, मतलब पोलन ग्रेन को उठा के ले जाती है, दूसरी जगह ले जाती है, जिससे यील्ड भी इंक्रीज होती है। तो यील्ड इंक्रीज बाय द पॉलिनेशन हनी बी फार्मिंग में नोटेबल। देखो इंक्रीमेंट देखो क्रॉप का 44% मस्टर्ड और सनफ्लावर में इंक्रीमेंट, 32 से 45% यील्ड का इंक्रीज हुआ कॉटन में, 20% लूसर्न के अंदर, 90% ओनियन के अंदर। सबसे ज्यादा ओनियन के अंदर यील्ड इंक्रीज होती है, याद रखना ये आईएमपी है कि पॉलिनेशन से यील्ड का इंक्रीज सबसे ज्यादा ओनियन के अंदर 45% इंक्रीमेंट होता है। एप्पल यील्ड हैव बीन रिपोर्टेड टू मेंटेन द बीहाइव इन देयर फील्ड। ठीक है, अगर आप इन फसलों के चारों ओर अगर हाई लगाते हो, छत्ता लगाते हो मधुमक्खी का, तो वहां पे पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से क्रॉप की यील्ड भी बढ़ेगी। मैनेजमेंट कैसे करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकमेंडेड द प्लेस हाई वेरी नियर द फील्ड टू सेव द बी एनर्जी एंड माइग्रेट कॉलोनी नियर द 10% फ्लावरिंग, फील्ड है 10% फ्लावरिंग। यही पूछा जाएगा कि रिकमेंडेड प्लेस हाइव्स, जो छत्ते हैं उसके लिए रिकमेंडेड प्लेस क्या होता है, फील्ड टू सेव बी एनर्जी, जिससे बी एनर्जी भी सेव हो, और माइग्रेट कॉलोनी जो है वो कहाँ होनी चाहिए, फील्ड के पास जहां पर 10% फ्लावरिंग हो। ऑल्सो रिकमेंडेड प्लेस कॉलोनी, 3 कॉलोनी पर हेक्टेयर, 3 कॉलोनी पर हेक्टेयर इटालियन बी, 5 पर हेक्टेयर इंडियन बी। ठीक है, कॉलोनी कितनी रखती है, 3 कॉलोनी रखनी है इटालियन बी की पर हेक्टेयर पर, और 5 रखनी है इंडियन बी की। ठीक है, कॉलोनी शुड बी हैव एटलीस्ट 5 से 6 फ्रेम स्ट्रेंथ ऑफ बी की 5 से 6 फ्रेम स्ट्रेंथ बी की विद द सील्ड ब्रूड एंड यंग मेटेड क्वीन। ये इतना चीज उसके अंदर होनी चाहिए, ये चीज आपको होनी। हार्वेस्टिंग की बात करो तो हार्वेस्टिंग हमें क्या क्या मिलता है, हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, जेली मिलता है, बी वेनम मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, पोलन आर दी मेन बी प्रोडक्ट होते हैं। और हार्वेस्ट कब करते हैं, एट द एंड ऑफ फ्लावरिंग सीजन, एंड ऑफ फ्लावरिंग सीजन पर हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं मशरूम की। मशरूम क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी होता है। किसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये फंगस की फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, फंगस क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, नहीं पाया जाता है, यूनिसेलुलर होता है। मशरूम आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन बी, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन एंड मिनरल लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। ये काफी ज्यादा मात्रा में मशरूम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अल्सो कंटेंट, उसके अंदर और क्या होता है, अब कॉपर ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीशियम, ये भी काफी अच्छा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे ट्रेस एलिमेंट है। मशरूम इज ऑल्सो नोन एज हैव मेडिसिनल वैल्यू, उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। सो ऑन द प्रमोट द इम्यून फंक्शन, ये हमारे इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है, हेल्थ को बूस्ट करता है, लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर की जो संभावना है उसको भी कम करता है। ठीक है, ये है, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। मशरूम हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी फूड। ज्यादा कुछ नहीं इसमें, इसकी स्पीसीज देख लो, हाँ इसकी जो स्पीसीज है ये देख लो, बटन मशरूम है, एग्रिकस, बाइपोरस, फिर है ऑयस्टर मशरूम, ढिंगरी जिसको बोलते हैं, और रहता है पेडिस्ट्रा। ये 3 जो है मेजर है, बाकी सारी आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 पूरी स्पीसीज दी हुई है, टाइप दिए हुए हैं मशरूम के। तो बटन, ऑयस्टर और पेडिस्ट्रा, ये जो है 3 मेन है, इन 3 के नाम और आपको बॉटनिकल नेम याद रखना है। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया। वर्मी कंपोस्ट इज बेसिकली इमेजिन प्रोसेस ऑफ वार्म डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब क्या होता है वार्म डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर, कि जो हमारे केचुए होते हैं वो मिट्टी को खाते हैं, खोदते हुए नीचे चले जाते हैं, खोदते हुए डिग करते हुए खाते हैं, और उनका जो एक्सक्रीटा निकलता है वही क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है। ट्रांसफर मटेरियल इनटू द बेनिफिशियल सोइल अमेंडमेंट, तो जो वर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, सोइल को खाते हैं, और उनका जो मटेरियल जो निकलता है, एक्सक्रीटा जो निकलता है, वो सोइल को क्या करता है, बेनिफिट करता है, सोइल को क्या करता है, अमेंडमेंट करता है, उसका सुधार करता है। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रिक ब्रिक्स नीड टू द बेड, मतलब देखो उसकी साइज क्या होती है जो बनाते हैं। ठीक है, तो 0.9 से लेके 1.5 मीटर उसकी विड्थ रखते हैं, 0.25 से लेके 0.3 मीटर हाइट रखते हैं। इनसाइड दिस शेड ओपन फ्रॉम ऑल साइड, इनसाइड दिस शेड बनाते हैं और ओपन रखते हैं ऑल साइड से। और अगर कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करना है तो 15 मीटर तो लेंथ रखते हैं, 1.5 मीटर उसकी विड्थ रखते हैं, 0.6 मीटर क्या रखते हैं, हाइट बिलो और अबाव। जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, तो नीचे सेम और उतना ही ऊपर। ठीक है, जितना आपने नीचे रखा है उतना ही हाइट और लेंथ और जो विड्थ है उतनी ही ऊपर भी रखना है अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना है। अब मेन चीज़ है यहाँ पे ये कि अर्थवर्म आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द लेयर, 350 वर्म आपको पर मीटर क्यूब में बेड में यूज करना है, जिनका वेट लगभग 1 kg होता है। ये मेन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है,
बाकी यहाँ देख लो कौन कौन सी स्पीसीज है, तो एसेनिया फोइटिडा, इंड्रूलिस, एगेनियस और फेरियोनिक्स एक्वेवेटस, ये 3 जो है इंडिया के लिए बेस्ट मानी जाती है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा नाबार्ड नाम्स जो हमने कंप्लीट किया। अब बात करेंगे हम सब्सिडी के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडीज हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो पहली जो अब यहाँ लिखा है ना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, यहाँ से इस वाले पार्ट से एएफओ में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन जो है एएफओ में पूछे गए हैं इस वाले पार्ट से, स्कीम से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी दी हुई है, और क्या दिया है यहाँ पे दिया है आपको फॉर ST SC स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वुमन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेनिफिशरी। ठीक है, यानी मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेनिफिशरी, उनको क्या मिल रहा है, और बाकी बचे हुए मतलब यहाँ पे क्या आ गए, ओबीसी आ गए, जनरल आ गए, और जो साउथ एरिया वाले लोग आ गए उनके लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो मैक्सिमम परमिसेबल सब्सिडी पर मशीन पर बेनिफिशरी, मतलब एक बेनिफिशरी के लिए एक मनीष पर कितनी मैक्सिमम सब्सिडी दी गई है। पैटर्न और असिस्टेंट कितना है, किन के लिए, ST SC और स्मॉल मार्जिनल वुमन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले के लिए और अदर वालों के लिए। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, और मैं बताऊँ ना मेनली तो इसी पार्ट से पूछा जाता है। अदर वालों का कम पूछा जाता है, ST SC वाला ही पूछा जाता है, वुमन वाला ही पूछा जाता है, तो इसी पे फोकस करना। अब यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ सबसे पहले ट्रैक्टर दिया हुआ है ना। ट्रैक्टर में देखो, ट्रैक्टर अगर है ना, यहाँ पे क्या दिया है 0.8 to 20 PTO हार्स पावर वाला है, तो 2 लाख तक सब्सिडी मिलती है। 50% मिलेगी ST SC वालों को, और 1,60,000 मिलती है, मतलब 40%। 40% मतलब 1,60,000, 50% मतलब 2 लाख। ठीक है, ट्रैक्टर अगर 4 व्हील ड्राइव है, 2 व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है तो 2,25,000 का सब्सिडी मिलेगी 50%, 1,80,000 मिलेगी 40%। तो ये वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, ट्रैक्टर के टाइप। यहाँ देखो, अब ये 2 व्हील ड्राइव है, 40 से 50 हार्स पावर हो गया, तो 2.5 लाख की यहाँ पे सब्सिडी मिलती है ST SC वालों को 50% मतलब, और जो अदर देन है उनको मिलेगी 2 लाख की, मतलब 40%। तो यहाँ पे याद, एक ही चीज़ याद रखना आपको, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ट्रैक्टर से रिलेटेड अगर सब्सिडी पूछा जाए ST SC वुमन या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो 50%। परसेंटेज में पूछा जाए तो 50% याद रखिए, और अदर पूछा जाए तो 40% याद रखिए। लेकिन कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, ऑप्शंस दिया रहता है 5 लाख एंड 50%, इस तरीके से दे देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज तो याद रखने की जरूरत नहीं, अब याद क्या रखना पड़ेगा, अगर 8 से 20 हार्स पावर है तो 2 लाख 1,60,000, 8 से 20 है तो 2,20 1,80,000, 20 से 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, 2 व्हील ड्राइव है तो 2.5 लाख और 2 लाख, इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगी। ठीक है, तो परसेंटेज में पूछा जाए तो इजी है 50% और 40%। लेकिन अगर मान लो उसने रुपीस में भी पूछा है कि कितना पैसा है उनको सब्सिडी में मतलब दिया जाता है, 5 लाख रुपए 50%, 4 लाख रुपए 40%, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन देते हैं 5 लाख 50%, 4 लाख 40%, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको ये वाला पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा। ठीक, पावर टिलर की बात करते हैं तो पावर टिलर में 2 है यहाँ पे। पावर टिलर एक तो है 8 bhp से कम वाला, जिसमें लगभग 65,000 रुपये बोल सकते हो, 0.65 लाख 50%, और लगभग 50,000 रुपये मिलते हैं 40% तक। ठीक है, पावर टिलर अगर 8 bhp से अबव वाला है तो लगभग 85,000, 50 और 70,000 बोल सकते हो आप, आपको मिलेंगे 40%। परसेंटेज में याद करने की जरूरत नहीं है, मशीनरी की सेम चीज़ है 50 और 40, बट पैसा अगर पूछा जाए तो याद करना पड़ेगा। राइस ट्रांसप्लांटर की बात करते हैं। राइस ट्रांसप्लांटर देख लीजिए, ये सारा बस यहाँ तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, सब्सिडी में सब आपको रटना है। तो ये शॉर्ट में मैंने बना दिया है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सिडी रखी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए। तो ये शॉर्ट नोट्स है, फास्टैग नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मात्र ये 16-15 पेज का नोट्स है, जिसमें सब्सिडी भी है, नाबार्ड नाम्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पे राइस
ट्रांसप्लांट देख लीजिए, अगर 4 रो है, सेल्फ प्रोपेल टाइप का है तो 1.5 लाख सब्सिडी मिलती है किसको, ST/SC वालों को 50%, ठीक, और जो अदर देने उनको 1,20,000 और 40%। अब यहाँ पे 4 से 8 रो वाला और 8 से 16 वाला है, तो 4 से 8 में 5 लाख मिलेगा 50% और 8 लाख मिलेगा 50%, 4 मिलेगा 40%, 6.5 लाख मिलेगा 40%। कौन सा, 4 से 8 रो वाला और 8 से 16 रो वाला में। तो ये तो डाटा है, याद करना है आपको, यहाँ कुछ समझाने वाली बात है नहीं है। फिर अब यहाँ पे बात आ जाती है किसकी, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर ड्राइव वन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर और पावर टिलर दोनों। अब ट्रैक्टर और पावर टिलर ड्राइव वन इक्विपमेंट में क्या चीज़ आ गई, ट्रैक्टर और पावर टिलर ड्राइव वन इक्विपमेंट में देखो ये मोल बॉल प्लाव हो गया, डिस्क कल्टीवेटर, हेरो, लेवरर, केज, व्हील्स, ये सारे आ गए। तो इसमें लगभग आपको कितनी मिलती है, 20,000 बोल सकते हो, 0.2 लाख, 50%, ये तो फिक्स है, परसेंटेज में याद करने की जरूरत नहीं है। पैसा पूछा जाए तो यहाँ पे 0.16 लाख मतलब 16,000 और 40%, ये याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दे दिया है फरो है, बेंड फरो है, क्रस्ट है, रोटावेटर है, पावर हेरो है, तो 40,000, 50%, 32,000, 40%। ये पूछा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, ये पैसे में पूछा जाता है, पैसे में पूछा जाता है। RRB SO में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि ठीक है सब्सिडी कितनी है, तो RS दे देंगे 0.4 लाख प्लस 50%, या फिर दे देंगे RS 0.50 लाख प्लस 50%, इस तरीके से पूछते हैं। तो ये फिर पैसा भी आपको याद होना चाहिए कितनी सब्सिडी दी गई है पैसे में और परसेंटेज में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वन मैंने। फिर सोइंग का आप देखो, सोइंग में कितना चाहिए, सोइंग में जैसे जितने भी यहाँ पे डिगर वगैरह सब दिए हैं उसमें 0.30 लाख चाहिए 50% और 0.25 लाख चाहिए 40%। तो यहाँ पे देखो याद करने, मेरा पार्ट नहीं है ये, बस मैंने मेंशन किया है कि सब्सिडी जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, देखो ठीक है। ये सारा है, ये ट्रैक्टर के लिए अगर 20 से 35 हार्स पावर वाले हैं उनके लिए कितनी सब्सिडी है, सारा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। फिर बी कीपिंग है, देखो बी कीपिंग इसलिए क्या है, बी कीपिंग जो है ये भी एक इमर्जिंग ट्रेंड है ना, मतलब कि ये अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है। डेवलपमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी स्टॉक की बात करो आप यहाँ पे, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस पीडिग्री स्टॉक है तो उसके लिए 20 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक सेक्टर को दिए जाते हैं सबसे, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ बी कॉलोनी बाय बी ब्रीडर है, उनको 40% कॉस्ट ऑफ 4 लाख पर प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो बी का आप जरूर याद रखना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बच्चों मेरा पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट है। मैंने बस यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस में कितनी सब्सिडी यहाँ पे मिलनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट वन का ही चार्ट मैंने दिया है तो बहुत सारी सब्सिडीज़ इम्पोर्टेंट वन का दिया है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन सी सब्सिडी मैंने मेंशन की है, ये देखो यहाँ पे फिशरी की मैंने की है क्योंकि फिशरी में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इंटेंसिव एक्वाकल्चर एग्जिस्टिंग पॉन्ड एंड टैंक के लिए एक्टिविटी क्या करते हैं, उसमें रिक्लेमेशन मतलब उसका सुधार करना है, पॉन्ड को फिर से बनाना है, सुधार करना है, तो 30,000 रुपये पर हेक्टेयर यूनिट कॉस्ट आती है। फार्मर को 20% ऑफ द यूनिट कास्ट, मतलब यूनिट कास्ट का जब 30,000 रुपये आ रही है कास्ट, तो 6,000 रुपये उसको सब्सिडी दी जाएगी। और ST/SC और नॉर्थ स्टेट वाले हैं उनको 25% मतलब 7,500 रुपये दी जाती है, ठीक है। अगर आपका इंटेंसिव एक्वाकल्चर वाला सिस्टम है उसको आपको पॉन्ड का सुधार करना है तो यूनिट कास्ट उसकी 30,000 रुपये आती है। तो जो हमारा फार्मर्स को दिया जाता है 20% यूनिट कास्ट का, और जो ST/SC उनको 25% दिया जाता है यूनिट कास्ट का। तो आप निकाल सकते हो अगर नहीं भी आपको याद है तो। फिर यहाँ पे सेकेंड दिया है इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन न्यू पॉन्ड, नया पॉन्ड बनाना है, ठीक है। नया अगर पॉन्ड आपको बनाना है तो 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर यूनिट कॉस्ट आती है। कितनी, 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर यूनिट कॉस्ट आती है। तो फार्मर को 20%, ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा 40%, ST/SC को 25% कितना हो जाएगा 50%। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, फार्मर को 20% और ST/SC वुमन के लिए 25% आपको बस याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ यूनिट कास्ट। आप सबकी यूनिट कास्ट याद कर लीजिए, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं 20 का, 2 लाख का 20% कितना होता है और 25% कितना होता है, ठीक है। तो ये आपको ये वाला पोर्शन याद नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड आप देख लिए, अगर आपको फर्स्ट ईयर इनपुट लगाना है तो इनपुट कास्ट रिक्लेमेशन की आती है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की आती है 60,000 रुपये, तो वही 20% और 25% देना है। 60 का 20% 12 हो गया, 60 का 25% 15 हो गया। उसी तरीके से आपको हैचरी स्टैब्लिशमेंट करना है फिश प्रोडक्शन ऑफ सीड के लिए, तो सेटिंग अप आप हैचरी प्रोडक्शन तैयार करोगे तो 8 से 10 मिलियन फ्राई पर एनम लगता है, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपये, ठीक है,
1 लाख रुपए पर 10 यूनिट, 10 यूनिट में 1 लाख रुपए आता है, तो 20% यूनिट कास्ट का आपको देना है, 20% यूनिट कास्ट का देना है। तो लगभग कितना होता है, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए होंगे। मतलब ये 10 लाख, 10 लाख का 2, ये 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फीस सीड रेयरिंग करना है, इनपुट प्रोड्यूस क्वालिटी फिंगरलिंग्स, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फीड सीड रेयरिंग यूनिट, तो 3 लाख रुपए का उसमें यूनिट कास्ट आती है। फार्मर को 20%, ST/SC को 25%, तो 3 लाख का 20% निकाल लेना और 3 लाख का 25% निकाल लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 55% तक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिया जाता है और 45% अदर फार्मर को दिया जाता है। ये याद रखना, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप कंपोनेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत याद रखना ड्रिप इरिगेशन के लिए कितना दिया जाता है सब्सिडी, 55% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, 45% अदर किसान को दिया जाता है। स्प्रिंकल का देख लीजिए, स्प्रिंकल या हो गया पोर्टेड, मिनी, माइक्रो, सेमी वाला, तो इसमें भी 55% मार्जिनल स्मॉल और 45% अदर, सेम स्कीम के अंदर। फिर आ जाओ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल फार्मर को वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट डालना है तो 50% ऑफ कास्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है, 125 रुपये पर प्लान, RS 150 रुपये पर क्यूबिक मीटर फॉर हिली एरियाज। देखो प्लेन एरिया में 125 रुपये देना है और 150 रुपये पर क्यूबिक मीटर देना है हिली एरियाज में, क्यूबिक मीटर में देने हैं। कंस्ट्रक्शन का 50%, लिमिटेड कितना है, लिमिटेड 75,000 रुपये फॉर द प्लेन एरिया, 90,000 रुपये देना है हिली एरिया में, इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। कोई फार्मर है वो अपना वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा है प्लेन एरिया में या हिली एरिया में, तो 50% तक उसको मिल जाएगा। प्लेन एरिया तो 125 रुपये पर क्यूबिक मीटर और 150 रुपये पर क्यूबिक मीटर हिली एरिया में। लिमिटेड कितना है, 75,000 रुपये मिल सकते हैं किसमें, प्लेन एरिया में, और हिली एरिया में 90,000 रुपये। R&D कंपोनेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में दिया जाए, स्कीम के तहत मिल जाएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फॉर ऑयल पाम, ऑयल पाम के लिए देखो इस पर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये है, ठीक है। टाइप ऑफ असिस्टेंस देख लो। अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और दी है अदर, आपको अदर जो है और स्कीम्स यहाँ पे दी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम में अदर, ये देख लेना किसका किसका है। माइक्रो न्यूट्रेंट्स अगर देना है तो 25 रुपये पर हेक्टेयर देते हैं सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंडर में। फिर आपको अगर मान लो जिप्सम और ये देना है 50% कास्ट का प्लस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 750 रुपये पर हेक्टेयर, वो दी जाती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में। तो बच्चों ये जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने ऐड की थी, ठीक है, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनको पढ़ लेना बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे हम आज समापन करते हैं किसका, नाबार्ड और स्कीम का, क्लास का, महामैराथन का। तो स्कीम जो पार्ट है बच्चों वो आपका पार्ट है, आपको परसेंटेज याद करने में दिक्कत नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ेगा उसका पैसा। तो अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के उसको याद कीजिए और जरूर याद कीजिए। एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।